मेनली आज का मेरा मेन टॉपिक यही है, आज का मेन टॉपिक ये है कि अर्न कौन सी इनकम मानी जाएगी। ठीक है, आज और कल परसों 3 दिन लास्ट इस चैप्टर को, हार्डली परसों तो जाएगा लेकिन हाँ आज कल में खत्म हो जाएगा मोस्ट चैप्टर तो, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने अच्छे समझा दिए। अगर पॉइंट्स आपके समझ में आ गए तो फिर क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में, उसका आंसर निकालने में। सो आज का मेन टॉपिक है कौन सी इनकम इंडिया में अर्न मानी जाएगी और कौन सी इनकम इंडिया में अर्न नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझना, ये टैक्सेबल है या नहीं है। कैश गिफ्ट ऑफ $40,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड इन इंडिया। ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। एनीवन एल्स? चलो समझते हैं। दो बातें होती है। पहली बात कुछ चीजें आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए इसके लिए, और मैं मेनली अगर मैं वापस क्लियर कर रहा हूँ, ये पूरा चैप्टर एमकॉम से ज्यादा सीएमए वालों के लिए चल रहा है। मैं एक चीज पहले क्लियर कर रहा हूँ कि ये पूरा चैप्टर मैंने एमकॉम से ज्यादा सीएमए वालों को बेस बनाया हुआ है। सीएमए के अंदर इस बार इस चैप्टर में से 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो एग्जैक्टली मैंने बेस और टारगेट उसी को किया हुआ है, क्योंकि एमकॉम में तो इसका क्वेश्चन माशाल्लाह कभी आया हो तो आया हो, बाकी कोई क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। चलो ठीक है। सो कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो एमकॉम वालों को लगे कि यार ये तो उसमें आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। बी इजी, डोंट बी पैनिक, आपके इतना लेवल नहीं है, सो आप लोग रिलैक्स कर सकते हो। चीजें जो समझने में आ रही है आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है, अगर उसको गेन करना है तो आप अच्छे से समझो, बाकी इतनी खास बात नहीं है ना। हम लोग दो चीज देखते हैं, अर्न और रिसीव। तो अब गिफ्ट में तो अर्न की बात आती नहीं है। अब बताओ, अब गिफ्ट में कोई अर्न करने वाली बात आएगी क्या? तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि हम लोग अर्न की बात करेंगे तो अर्न का इसमें लॉजिक ही नहीं है। रिसीव गिफ्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स थे, पॉइंट्स कुछ इस तरह से थे। अगर कैश गिफ्ट 50,000 रुपीज से प्लस का है, या अपनी मान लेते हैं 50,000 रुपीज, इससे कम है तो एग्जेम्प्ट होगा, और ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। किसी को अगर बीकॉम का याद आया हो कुछ कच्चा पक्का तो देखना एक बार। कैश गिफ्ट होता है सारे गिफ्ट को टोटल, अगर टोटल 50,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट होगा, और ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा, और नहीं
तो यूट्यूब पे मैंने अदर सोर्सेज की वीडियो डाली, उसका लेक्चर नंबर 3 देखना, आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब पे अदर सोर्सेज की मैंने वीडियो डाली हुई है, उसका लेक्चर नंबर 3 देखना, आपके गिफ्ट का पॉइंट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा बिल्कुल। चलो ये बात हो गई। दूसरा, कुछ एग्जेम्प्ट गिफ्ट थे, ठीक है। अब मैं ये सब यहाँ क्यों समझा रहा हूँ, उसका रीजन ये है, सीएमए के अंदर एक एमसीक्यू आया था, और यहाँ उस एमसीक्यू के अंदर यहाँ पे एक वर्ड था, एमसीक्यू था कैश गिफ्ट ऑफ $40,000, डेटा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, $40,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड इन इंडिया ऑन वेडिंग ओकेजन। तो अब क्या होता है कि कुछ चीजें आपको, अब सेम वालों को क्या, आप फाइनल में हो तो आपको हर चीज, मतलब उनका ये मानना है कि आपने इंटर क्लियर करा तो इंटर की हर चीज आपको याद होगी, अब चाहे याद हो या नहीं हो। अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे अटेम्प्ट के अंदर, जो मैंने अटेम्प्ट दिया था, उस अटेम्प्ट के अंदर प्रोसेस का क्वेश्चन डाल दिया था, प्रोसेस जबकि आपके कहीं है ही नहीं प्रोसेस, समझ रहे हो। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, वो ये मानते हैं कि इंटर क्लियर, इंटर की हर चीज आती होगी। सो आपको ये ध्यान रखना है, गिफ्ट एग्जाम गिफ्ट कौन कौन से होते हैं, तो भाई गिफ्ट अगर वेडिंग पे मिल रहा है, शादी पे, ठीक है, फ्रॉम रिलेटिव, कंटम्पलेशन ऑफ डेथ, हॉस्पिटल वगैरह से मिलता है, तो ऐसे मेन मेन ये 3 चीजें हैं, हॉस्पिटल से, ट्रस्ट से, ऐसे कोई गिफ्ट मिलते हैं। तो अब कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ क्या होता है, कोई मरने वाला है तो अपनी वसीयत में किसी का नाम लिख के जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए मरने वाले हैं, उनको लग रहा है वो मरने वाले हैं, तो उन्होंने वसीयत में कोई चीज मिस्टर बी को दे दी, तो जो उन्होंने मिस्टर बी को दिया ना, वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। तो ये गिफ्ट होते हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं, ये गिफ्ट क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं, और इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पता है इन चीजों को बहुत तरीके से लोग यूज में लेते हैं, ये सारे ना इनकम टैक्स में आपके मैनेजमेंट के सोर्सेज हैं, इनको आप जितना तरीके से याद रख के समझोगे, ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आएगी, ठीक है। तो चलो, कैश गिफ्ट ऑफ रुपीज ऑफ डॉलर्स 40,000, तो डॉलर्स 40,000 है, अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ एट प्रेजेंट, अब कोई लोग बोलते हैं कि किस रेट पे लेना है, जिस दिन गिफ्ट दिया था उसी दिन की रेट से कंपेयर करेंगे। जिस दिन, अगर ये गिफ्ट 7 अक्टूबर 2019 को मिला, तो 7 अक्टूबर 2019 के दिन क्या रेट चल रही थी उसी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इन दैट केस, अगर ये 50,000 से ज्यादा, ऑब्वियसली 50,000 से ज्यादा होगा, $40,000 से भाई, अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो लाखों में जाएगा, तो इन दैट केस ये चीज क्या होगी, यहां तक ये चीज क्या है, टैक्सेबल है। और अगर मैं यहाँ पे वेडिंग ओकेजन डाल देता हूँ तो क्या हो जाती, एग्जेम्प्ट हो जाती। पॉइंट समझ में आया, यस और नो, पॉइंट समझ में आया क्या, यस और नो। चलो नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट बात आती है, एक और एग्जांपल है मेरे पास, मिस्टर ए इंडियन एक्सपोर्टर है, मिस्टर ए कौन है, इंडियन एक्सपोर्टर है, उनका एक एजेंट है मिस्टर बी यूएसए के अंदर, उनका एक एजेंट है यूएसए के अंदर, ठीक है, एजेंट है यूएसए के अंदर, वो यूएसए में
मिस्टर ए है इंडियन एक्सपोर्टर और उनका एक एजेंट है मिस्टर बी, कहां पे? यूएसए के अंदर। ठीक है। अब मिस्टर बी कमीशन बेसिस पर यूएसए के अंदर गुड सेल कर रहे हैं ए के लिए, और ऑब्वियसली ए क्या करेगा? उसको क्या करेगा? कमीशन देगा। ए ने उसको क्या दिया? कमीशन दिया। ठीक है। मिस्टर बी इंडिया के लिए एक एनआरआई है, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम मिस्टर ए। तो क्या ये कमीशन टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? क्या ये कमीशन टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? कैसे? चलो मेरी बात सुनना, लॉजिक लगाना, लॉजिक लगाना। ये टैक्सेबल क्यों होगा? रीजन मुझे बताओ, रीजन बताओ इसका कमीशन टैक्सेबल होने का, एक रीजन मुझे ढंग से बता दो। मुझे एक भी रीजन किसी समझ में आ रहा तो बताओ। अब मैं बताता हूँ, समझ सुनना, अच्छे से समझना। चलो हम लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है। आप लोगों में से मोस्ट ऑफ लोगों ने यस बोला है, लेट वी चेक। चलो, मिस्टर बी ने सेल कहां पर करी है? सेल कहां की है? सेल इन यूएसए। सेल इन यूएसए। सेल इन यूएसए मतलब अर्न कहां हुआ है? यूएसए के अंदर। अर्न कहां हुआ है? यूएसए के अंदर। किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि रिसीव्ड इंडिया में हो सकता है, अगर किसी दिमाग में ये आ रहा है कि रिसीव्ड इंडिया में शायद हो सकता है, मैंने एक बात क्लियर बोली थी, क्लियर बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स में बोली थी, जहां तक अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, विदाउट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड वही मानते हैं जहां पे अर्न हुआ है। क्वेश्चन में कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम मिस्टर ए लिखा हुआ है, कहां दिया वो नहीं दिया हुआ है, तो विदाउट इंफॉर्मेशन कहां मानेंगे? जहां अर्न होता है वही रिसीव्ड मानते हैं। जहां अर्न होता है वही रिसीव्ड मानते हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, अगर मैं सिंपल और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूं, तो यहाँ पे तो अर्न इंडिया में हुआ ही नहीं है, ना अर्न इंडिया में ना रिसीव इंडिया में। अब आपका आंसर क्या हो गया? देखो मेरी बात सुनो, वर्ड टू वर्ड हर चीज को वेरीफाई करो, वर्ड टू वर्ड हर चीज को ना प्रैक्टिकल समझो। आपको सबसे पहले आंसर नहीं देना, आपको सही आंसर देना है। आप वर्ड टू वर्ड चलो, दो चीजें चेक करनी, मतलब करनी ही है, अर्न और रिसीव। और जो मुझे कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स लगे उनका मैं एक बार आपको मैं चाहता, अगर मैं चाहता तो मैं सारे वर्ड्स, पता ना सारे के सारे वर्ड्स है ना, ये सारे पॉइंट ऐसे लिखा देता। फॉलोइंग इनकम्स आर नॉट ट्रीटेड एज अर्न इन इंडिया। ठीक है, नॉट ट्रीटेड एज अर्न इन इंडिया, एक नोट लिखा देता, 5 लाइन लिखा देता, आपको बात खत्म हो जाती। पर शायद उससे आपको पॉइंट क्लियर होते नहीं होते। अब ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुए। चलो, लेकिन इसी में एक पॉइंट मेरा ये है, अब मेरा पॉइंट समझना वापस। अब मैं सोच रहा हूं कि आप लोग सोच के आंसर दोगे ना। मिस्टर ए है
इंडियन एक्सपोर्टर बट नॉन रेजिडेंट। इंडियन एक्सपोर्टर है बट नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। अपने एजेंट को माल भेजा, एजेंट ने क्या करा, एजेंट ने सारा माल यूएसए में भेजा, पैसे कलेक्ट करके वो सारा पैसा, सुनना, मिस्टर ए जो नॉन रेजिडेंट है, उनका एक एजेंट है यूएसए के अंदर, मिस्टर बी। यहां से ए ने बी को माल भेजा, बी ने सारा माल यूएसए में बेच दिया, पैसा कलेक्ट करा, और वो सारा पैसा मिस्टर ए को रेमिट कर दिया, मिस्टर ए को रेमिट कर दिया। तो क्या क्या यहां इससे जो इनकम हुई है वो टैक्सेबल है या नहीं है? इससे जो इनकम हुई है मिस्टर ए, फॉर मिस्टर ए, टैक्सेबल और नॉट? काहे नॉट टैक्सेबल? नॉट टैक्सेबल क्यों? रिसीव्ड इंडिया में नहीं हुआ? रिसीव्ड इंडिया में नहीं हुआ क्या? अभिनव, देखो पहली बात, सब सुनना मेरी बात, रिसीव्ड का प्लेस स्पेसिफाइड इस क्वेश्चन में। तुक्के नहीं मारो, किसी एक लाइन को लेके नहीं बैठो, तुक्के मार रहे हो। सोल्ड यूएसए में है, क्लियर दे रखा है, सोल्ड यूएसए। रिसीव्ड मनी क्लियर तो दे रखा है, क्लियर दे रखा है कि रिसीव्ड मनी, रिसीव्ड मनी यूएसए में हुई ना। क्या दिमाग लगा रहे हो? एक लाइन को लेके नहीं बैठो, हर बार सेम चीज दूंगा क्या? अन यूएसए में, और क्लियर वर्ड में दे रखा है रिसीव्ड, रिसीव्ड भी यूएसए के अंदर है, अन और रिसीव दोनों यूएसए के अंदर है, तो नॉट टैक्सेबल। मेक श्योर कि अच्छे से पढ़ रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है? इज इट क्लियर नाउ? अब क्लियर है क्या? आगे चले? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए जो खुद एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, मिस्टर ए जो खुद कौन है, एक नॉन रेजिडेंट है, उन्होंने हुआ क्या है, मिस्टर ए जो खुद नॉन रेजिडेंट है, समझना बात को बहुत तरीके से, ढंग से सुनने एक वर्ड को, मिस्टर ए खुद एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, उन्होंने लोन गिवन टू कंडक्ट बिजनेस इन इंडिया, किसको, मिस्टर बी को लोन दिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इंडिया में बिजनेस करने के लिए लोन दिया, मिस्टर बी खुद भी नॉन रेजिडेंट है, सुनना बात को, मिस्टर बी ने अब लोन दिया है, तो इंटरेस्ट इज टैक्सेबल और नॉट फॉर मिस्टर ए। बताओ चलो, बात सुनना वापिस, मिस्टर ए जो नॉन रेजिडेंट है, उन्होंने मिस्टर बी को, वो भी नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में बिजनेस करने के लिए लोन दिया, और मिस्टर बी जो नॉन रेजिडेंट है, उन्होंने मिस्टर ए को 50,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया है, तो यहाँ पे ये मिस्टर इंटरेस्ट जो है वो मिस्टर ए के लिए टैक्सेबल है या नहीं है, चलो चेक करते हैं, नो तो बोल दिया आप लोगों ने, एक बात बताओ, बिजनेस कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, बिजनेस कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, बिजनेस कंडक्ट कहाँ हो रहा है, इंडिया में, मतलब लोन का पैसा यूटिलाइज कहाँ हुआ, इंडिया में, लोन का पैसा इंडिया में यूटिलाइज हुआ, लोन से इनकम वहीं पे हुई, लोन का पैसा जहाँ यूटिलाइज हुआ, अब इंडिया में कंडक्ट करने के लिए दिया, तो इसका मतलब वो जो पैसा यूटिलाइज हुआ वो कहाँ पे हुआ, इंडिया के अंदर, अब पैसा इंडिया में यूटिलाइज हुआ तो उसका इंटरेस्ट भी कहाँ पे देना पड़ेगा, इंडिया के थ्रू ही, जहां पैसा यूटिलाइज हो उसी के थ्रू आप इंटरेस्ट दोगे ना, तो अगर बिजनेस लोन लिया है आपने टू कंडक्ट बिजनेस इन इंडिया, टू कंडक्ट बिजनेस इन इंडिया, तो इन दैट केस वो चीज अर्न मानी जाएगी इंडिया में, अब चाहे पेड एंड कहीं पे भी हो, मैंने पेड का तो बोला ही नहीं, मेन तो अर्न ही था इसके अंदर, तो सुनना मेरी बात वापस से, अगर आपने लोन यूटिलाइज करा है इंडिया के, अब सुनना, आपने लोन कहीं, आप अब बोलोगे लोन तो इसने अमेरिका में लिया होगा अमेरिका में, अमेरिका क्या कहीं भी ले सकता है, पूरा वर्ल्ड पड़ा है, पर वो लोन का पैसा लाके उसने यूज में कहाँ लिया, इंडिया में, उस लोन के पैसे से बिजनेस कहाँ करा, इंडिया में,
प्रॉफिट कहाँ कमाया? इंडिया में। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देगा। अब आप बोलोगे झूरी तुमने कहीं से भी दे सकता, हाँ, पर चार्ज तो प्रॉफिट में से ही करेगा ना फाइनली। ये तो प्रैक्टिकल बात है। जो इंडिया में वो बिजनेस जो कर रहा है, उसी बिजनेस के प्रॉफिट में से उस इंटरेस्ट को चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल, इस बिजनेस से इनकम हुई 2 करोड़ की, तो 50,000 का जो इंटरेस्ट है वो इसी से चार्ज करेगा ना। अब ये तो आप, इसमें तो कोई डिबेट है नहीं ना। इस पे कोई डिबेट है कि नहीं ऐसा थोड़ा होगा, हम तो किसी से भी चार्ज कर सकते हैं? फिर वो आपकी मर्जी, वो तो फिर आप डिबेट वाली बात हो गई। बाकी प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात तो ये है कि जहां बिजनेस कर रहा है वहीं से उसके सारे खर्चे चार्ज करेगा। इसका मतलब वो इंटरेस्ट कहाँ माना जाएगा? इंटरेस्ट कहाँ माना जाएगा? अर्न इन इंडिया। इंटरेस्ट अर्न इन इंडिया है, और अर्न इन इंडिया है तो क्या हो गया? टैक्सेबल। चलो उल्टा ले लेते हैं, एक क्वेश्चन उल्टा से। आई होप कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे हो, किसी को बोर नहीं मार रहा है। मिस्टर ए एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है। उन्होंने प्रोवाइडेड टेक्निकल सर्विसेज टेक्निकल सर्विसेज टू रन किसको? मिस्टर बी। और वो रेजिडेंट है लेकिन, और इसके बदले में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 5 लाख की रॉयल्टी दी। तो क्वेश्चन ये है, रॉयल्टी टैक्सेबल है या नहीं है? देख सुनना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को भारत से बाहर बिजनेस करने के लिए टेक्निकल सर्विसेज दी। इसके बदले में बी ने ए को 5 लाख की रॉयल्टी दी। तो ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? क्यों? अभी ना बिजनेस आउट ऑफ इंडिया इसलिए कोई और नहीं है बाकी बस सब। ओ शिट, अब मैं सबसे एक्सपेक्ट कर रहा था इसका आंसर तो यार। बिजनेस का कंडक्ट कर रहा है आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ बिजनेस कहाँ पे है? आउट ऑफ इंडिया। मतलब जो टेक्निकल सर्विसेज यूटिलाइज हुई है वो कहाँ पे हुई है? आउट ऑफ इंडिया। मतलब अर्न कहाँ हुआ है? आउट ऑफ इंडिया। इट डजेंट मैटर कि इनका स्टेटस क्या है। अर्न के लिए सामने वाले का स्टेटस ना देखेंगे, अर्न के लिए सामने वाले का स्टेटस नहीं देखेंगे। तो आउट ऑफ इंडिया यूटिलाइज कहाँ हुई है? आउट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स अर्न कहाँ पे हुई है? अर्न कहाँ पे हुई है? आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया। रिसीव नहीं दे रहा तो वही मानेंगे। तो ये क्या होगी? नॉट टैक्सेबल।
How much time is remaining? Still 5 minutes are remaining. चलो एक क्वेश्चन का आंसर देना. 5 मिनट्स है तो थोड़ा फास्ट करने की ट्राई करना. मिस्टर ए जो एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, उसने, उस बंदे ने परचेज्ड सेविंग सर्टिफिकेट issued by central government out of dollars remitted from USA. Mr. A purchased saving certificate issued by central government out of dollars purchased from USA. ठीक है. Received interest for 1920 rupees 3 lakh. Calculate his tax liability. पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, क्या ये 3 लाख टैक्सेबल होंगे? यस और नो? चलो हाँ ठीक है, फास्ट कर लेते हैं इसको. इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब इंडिया में है, इंडिया में अर्न मानेंगे, और इंडिया में अर्न है इसका मतलब ये 3 लाख रुपए क्या होंगे? टैक्सेबल. अब किसी क्वेश्चन होगा कि ये तो डॉलर से कर रहा है, कल वाले क्वेश्चन में तो नहीं करा था. मैंने कल वाले क्वेश्चन में एक वर्ड बोला था, उस वर्ड पे फोकस रखना. अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, वो इंडियन बैंक के नॉन रेजिडेंट अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट करता है, तो उसका इंटरेस्ट नहीं उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता है. नॉन रेजिडेंट पर्सन है, इंडियन बैंक के अंदर अगर वो पैसे जमा कराता है, किसके अंदर? नॉन रेजिडेंट, मतलब एक एक्सटर्नल अकाउंट होता है उसके अंदर, तो उसको हम लोग अर्न नहीं मानते हैं. मैंने कहीं भी अभी तक एक बार भी ये नहीं बोला कि विदेशी मुद्रा से आउट फॉरेनर करेंसी से कुछ खरीदने को उसको ऐसा कुछ करते, मैंने ऐसा कभी कोई पॉइंट नहीं बोला है. ठीक है, चलो. तो अब इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? तो टैक्स लायबिलिटी बस 2 ऑप्शन. अच्छा चलो ये बताओ, इज इट स्पेसिफाइड इनकम और नॉट? इज इट स्पेसिफाइड इनकम और नॉट? क्विकली, वी हैव जस्ट 1 minute and 1.5 minutes. सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज से जो इनकम होती है वो मैंने यहाँ लिखा था, देखो ये रहा स्पेसिफाइड इनकम की, यहाँ पर क्लियर लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज. ये देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट होता है वो स्पेसिफाइड इनकम होता है. तो यहाँ पे कॉम्बो हो गया सेट, यहाँ पे कॉम्बो सेट हो गया. नॉन रेजिडेंट है, इसका मतलब स्पेसिफाइड पर्सन प्लस स्पेसिफाइड इनकम. तो उसके पास ऑप्शन है स्पेशल रेट का या नॉर्मल रेट का.
तो इसकी टेक्स्ट लाइब्रेरी निकाल के मुझे मेरे फोन पे टेक्स्ट मैसेज करना, देखते किसका सही आता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल होती कोशिश ये चैप्टर खत्म कर दूंगा अब मैं। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड। सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर नॉलेज। टेक केयर, गुड बाय।